हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर अपन E2 रिएक्शन के ऊपर वर्क कर रहे थे। E2 बहुत ही सिंपल है। E2 में कुछ नहीं करना होता। उसके अंदर ना तो कोई कार्बोकेटाइन बनता है, ना कोई रीअरेंजमेंट है, कुछ नहीं। जो लिविंग ग्रुप है और जो बीटा एच है वो अपोजिट होना चाहिए बस। और स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट अपने पास पड़ेगी, है ना। तो अपनी कल हेडिंग क्या थी बच्चों? E2 रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। इसके ऊपर अपन चल रहे थे। क्या करना होता है उसमें? तो उसमें इस टाइप से आपको मैंने बताया था कि उसमें एक लिविंग ग्रुप लिखा रहेगा, वो हेलोजन ही होता है, मोस्टली एल्काइल हैलाइड ही होते हैं। यहाँ पे जो एक एच होता है उस एच का नाम अपन, जैसे इसका नाम अल्फा कार्बन है वैसे इसका नाम अल्फा बीटा है, वैसे इसका नाम अल्फा हाइड्रोजन नाम दे दिया गया। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पे आपको कोई खतरनाक बेस लेना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग बेस इज रिक्वायर्ड एंड साथ में क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा आपको। तो जब यहाँ पे आप ये स्ट्रॉन्ग बेस लेके आओगे तो ये जब यहाँ से एच हटाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव बनेगा और वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा और अटैक करने से इसका बाहर जाना तय है और ये चला जाएगा। और ये चला जाएगा तो आपको एक टीएस से होकर रिएक्शन जाएगी कि यहाँ पे जो ये एच है इसका धीरे धीरे निकलना और यहाँ से अल्फा एच ये बेस जो होगा वो लेके जाएगा इसे स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पे CH2 था, इस X का धीरे धीरे यहाँ से निकलना और यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आना। और ऐसा जब हो जाएगा तो उसके बाद में यहाँ पे एल्कीन जनरेट हो जाएगी, RCH डबल बॉन्ड CH2। और ये एल्कीन अगर मोर देन 2 बन रही है तो उस केस में अपन सेथजेप्स एल्कीन बना देंगे एज ए मेजर प्रोडक्ट। ये बातें चल रही थी। इसके कुछ की पॉइंट्स लिख रहे थे अपन जो बीच में रह गए थे। चलो वो की पॉइंट को अपन प्रोसीड करते हैं। की पॉइंट नंबर 1 इसका नाम E2 क्यों है भाई? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। RDS कौन सी होगी बच्चों? ट्रांजिशन स्टेट का बनना ही RDS है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। फिर तो बाद में TS से सीधा ही क्या बना देगा? प्रोडक्ट बना देगा। दिस इज फास्ट स्टेप। कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है बच्चों? तो बोलेंगे एल्काइल हैलाइड भी पार्टिसिपेट कर रहा है और उसी टाइम बेस भी आ गया एच लेने के लिए। इसका मतलब एल्काइल हैलाइड एंड बेस बोथ पार्टिसिपेट इन RDS। दैट्स वाई रीजन 2 molecules आर पार्टिसिपेटेड इन RDS। तो मोलिकुलरिटी इज 2 एंड यहाँ पे 1 आया बच्चों, यहाँ पे 1 आया। दोनों को अगर अपन ऐड कर दें तो 2 आएगा। इस टाइप से ऑर्डर निकाला जाएगा। तो बोले उसका ऑर्डर भी 2, मोलिकुलरिटी भी 2 और उसका ऑर्डर भी 2, दोनों के दोनों। इसी वजह से उसे क्या बोलते हैं? E2 रिएक्शन एलिमिनेट हो रहा है ना। सेकंड पॉइंट, इसका रिएजेंट क्या होगा? आपको कैसे पता चलेगा ये E2 है? तो रिएजेंट जो होगा उसका रिएजेंट बच्चों होगा स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस और गर्म हीट होना चाहिए। तो जब स्ट्रॉन्ग बेस की बात की जाती है तो नेगेटिव चार्ज वालों को याद किया जाता है मोस्टली। तो अगर मान लो मैंने पूछा आपको कि एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, मान लो एक नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है और एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, जैसे कि मान लो, लेकिन ऑक्सीजन पे कौन सा? मान लो एक RO माइनस है और एक OH माइनस है। आपको क्या लगता है बेसिसिटी का ऑर्डर क्या आएगा? बेस अच्छा कौन होगा? कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। उस केस में वो डोनेट करना कम पसंद करेगा, H+ को निकालना कम पसंद करेगा। तो इसका मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस कंसिडर किया जाएगा। और ये सेम न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होता है। तो प्रॉब्लम तो बस यही है अपने पास, है ना। जो स्टार्टिंग में जब अपने SN1 और SN2 पढ़ी थी तो कोई कन्फ्यूजन नहीं था, कभी ये SN1 शो करेगा और ये SN2 करेगा। अब E1 और E2 थोड़ा पढ़ लेंगे तो थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपके कि सर E2 के अंदर और SN2 में बात तो है कि अगर आप नेगेटिव चार्ज वाले लोगे तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे और अगर आप नेगेटिव चार्ज वाले लोगे तो वही तो क्या होंगे? अच्छे बेस होंगे, है ना। तो वो अटैक करेगा तो SN2 और उसने H+ हटा लिया तो E2। ज़्यादा डिफरेंस तो कुछ है नहीं। मेरी बात ठीक है? ये लेकिन ये जनरली अपन को थोड़े कम दिए रहते हैं। ये वाला जो रिएजेंट लिखा हुआ है ना, इसका नाम होता है बच्चों एल्कोक्साइड। क्या नाम होता है इसका? एल्कोक्साइड। ये बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। E2 रिएक्शन का ये फेवरेट रिएजेंट है, ये मोस्टली यूज्ड, ज़्यादातर ये यूज लिया जाएगा, है ना। ओके, उसके बाद में और आगे बात की जाए
तो ये एल्कोक्साइड कौन कौन हो सकते हैं? ये RO माइनस लिखा रहता है बच्चों, और ये RO माइनस जनरेट कैसे किया जाता है? जैसे कि मान लो Na प्लस के साथ, या फिर RO माइनस के साथ हो सकता है K प्लस, ऐसे कुछ भी हो सकता है। अपन को Na प्लस या K प्लस से लेना देना नहीं, अपन को तो RO माइनस चाहिए, नेगेटिव चार्ज, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। एक्चुअली के अंदर ये बनते कैसे होंगे? तो बोलेंगे एल्कोहल ले लो, उसकी रिएक्शन आप NaOH के साथ कराओगे ना, तो एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी और आपको RO माइनस Na प्लस और H2 बन जाएगा। ये बच्चों इरिवर्सिबल क्यों होती है? बिकॉज वाई H2 इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, यू नो, एल्कोहल से भी ज़्यादा एसिडिक होता है पानी, तो फिर ज़्यादा एसिडिक की तरफ तो रिएक्शन नहीं जाएगी ना, दैट्स वाई रीजन बैकवर्ड आती रहती है और थोड़ा बहुत ये जनरेट करता रहता है ऐसा करके, है ना, ये थोड़ा बहुत जनरेट करता रहता है। क्लियर हुई ये बात? इसका नाम क्या लिखोगे? सोडियम एल्कोक्साइड। यहाँ पे पोटेशियम होता तो पोटेशियम एल्कोक्साइड। यहाँ पे ये RO माइनस कौन कौन हो सकता है? तो बोलेंगे CH3O माइनस लोगे तो उसको शॉर्ट में क्या बोला जाएगा? MEO माइनस, MEO माइनस। यहाँ पे अगर CH3CH2O माइनस लेते हो तो उसका नाम होगा ETO माइनस, इथोक्साइड, मिथोक्साइड। अगर मान लो आप कुछ ऐसा लेते हो इस टाइप से, तो इसका नाम क्या लिखोगे भाई? तो बोलेंगे इसमें प्रोपाइल ग्रुप है लेकिन आइसो स्ट्रक्चर है, तो इसका नाम हो जाएगा IPRO माइनस, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं? आइसोप्रोपोक्साइड, आइसोप्रोपोक्साइड। अगर मान लो ये लेते तो CH3, ओके, CH3, यहाँ पे भी CH3 और इधर O माइनस, क्या नाम होता है इसका? ब्यूटोक्साइड, लेकिन कौन सा? टर्सरी ब्यूटोक्साइड। तो इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? TuBO माइनस, टर्सरी ब्यूटोक्साइड। ये तीनों के तीनों बेस जो है ना, इतने बड़े नहीं मानते, छोटे ही होते हैं, H प्लस को निकाल लेके आ जाते हैं। लेकिन ये टर्सरी ब्यूटोक्साइड जो होता है ना बच्चों, ये साइड में इतने बड़े बड़े ग्रुप लिखे रहते हैं तीनों साइड, तो ये इसको ऐसा बोला जाता है ये बल्की नेचर का होता है, बल्की बेस है ये। और बल्की बेस के साथ एक प्रॉब्लम है, बल्की बेस जो होते हैं ना बच्चों, कभी बीच वाले कार्बन से H नहीं हटा सकते, है ना, वो तो ज़्यादा क्या कर सकते हैं? कोने वाले से H हटा लेगा, है ना, तो कोने वाले से H हटा लेगा। तो इसी वजह से इस टर्सरी ब्यूटोक्साइड को जब लेंगे ना तो थोड़ा सा ख्याल रखेंगे इसका। बाकी आप इनमें से कोई भी ले लो, मिथोक्साइड, इथोक्साइड, आइसोप्रोपोक्साइड, जनरली ये लिया जाएगा। अब इस रिएजेंट को लिखने के तरीके आपको समझने होंगे, क्या लिख रखा है एरो पे। मान लो मैंने एरो पे बच्चों ऐसे लिख दिया इस टाइप से कि एल्कोलिक KOH, या फिर बच्चों एल्कोलिक NaOH। ये क्या लिखा है मैंने? ये क्या है ये? तो बोले ये एक्चुअली के अंदर यही तो है, एल्कोहल प्लस NaOH। तो इनडायरेक्टली ये क्या है? तो बोले इनडायरेक्टली ये E2 का रिएजेंट है ये, है ना। तो एल्कोलिक KOH या एल्कोलिक NaOH इज द रिएजेंट ऑफ E2। और अगर मान लो मैंने ऐसा लिख रखा है क्या? एक्वस AQNaOH और AQKOH, दोनों में से कोई, तो इसमें तो एल्कोहल वेल्कोहल नहीं है, इसमें तो सिर्फ कौन है बच्चों? OH माइनस है, और OH माइनस अटैक करना प्रीफर करेगा, तो इसका मतलब ये SN2 का रिएजेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन E2 एंड SN2? NaOH या OH, तो वो तो SN2 करना अटैक करेगा, ओके। लेकिन अगर E2 होगा तो H प्लस हटाएगा। लेकिन एक बात याद रखना बच्चों, ये रिएजेंट जो है, मान लो CH3X है और यहाँ पे मान लो CH3CH2X है, एक मान लो CH3CH3XH है और एक मान लो 3 डिग्री का है, बराबर है। तो ये मैंने यहाँ पे एक 3 डिग्री का लिख दिया। SN2 की रेट क्या होती थी? SN2 का मतलब अटैक होता था, तो ये फास्ट होती थी, और इसके बारे में ऐसा बोला जाता था ये SN2 देगा ही नहीं। तो अगर SN2 देगा ही नहीं, कल को मान लो 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है और यहाँ पे आपने NaOH लिख रखा है, तो अटैक तो कर नहीं सकता, तो उस टाइम क्या कर लेगा? तो उस टाइम ये OH माइनस बिहेव्स लाइक ए बेस, और बेस बिहेव करेगा तो फिर वो E2 कराना स्टार्ट कर देगा। पास में एक बात लिख लेना बच्चों, इफ 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड इज प्रेजेंट देन एक्वस NaOH जो है ना, उसमें जो OH माइनस है वो एक बेस की तरह बिहेव करेगा और वो E2 रिएक्शन शो कर सकता है। क्या करेगा वो? E2। और अगर 2 डिग्री वगैरह हुआ जब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर डिग्री की बात करें, मान लो आपने जो SN2 की रेट बताई है ठीक बताई है, अगर मैं E2 की रेट बोलता तो वो E2 की रेट कौन फास्ट करेगा? तो यही ऑर्डर लिखा रहता, मान लो CH3
X CH3 CH2X और ऐसे कार्बन लिखे रहते हैं, मान लो एक X ये और एक 3 कार्बन वाला 3 डिग्री वाला। क्या लगता है बच्चों E2 कौन फास्ट करेगा? E2 में अटैक तो करना है नहीं, E2 में तो बेस आएगा H+ को हटाएगा, एल्कीन जनरेट करेगा। तो एल्कीन जब जनरेट करेगा तो स्टेबल एल्कीन बनेगी, वो E2 फास्ट करेगा। तो बोले यहाँ पे मान लो X लगा हुआ है तो इसका X हटाया, इधर मान लो डबल बॉन्ड बनाया, तो डेफिनेटली बच्चों कार्बन ज़्यादा होंगे तो अल्फा H भी ज़्यादा होंगे, अल्फा H ज़्यादा होंगे तो उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा आएगी। इसी वजह से E2 रिएक्शन का ऑर्डर ही आता है कौन सा? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और ये कभी E2 दे ही नहीं पाएगा क्योंकि E2 का मतलब होता है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड तो तब बनेगा ना जब एटलीस्ट उसके पास 2 कार्बन तो हो। क्लियर हो गई बात ये, है ना? रिएजेंट के बारे में क्लियरिफाई हो गया। क्या लिखा रहेगा E2 के लिए? एल्कोलिक KOH, एल्कोलिक NOH गर्म, और SN2 में वो OH- होता है ना। ओके, बाकी OH- भी बेस है, अटैक भी करना प्रीफर करता है, सारे काम एक साथ होते हैं। बस कुछ अपन को आइडिया लगता है किससे? थोड़े ऑप्शनों को देख के और थोड़ा हीटिंग वीटिंग देखते हैं ना, तो अपन को E2 की फील आती है, और अगर डिग्री वहाँ पे सपोर्ट करती है तो फिर वो SN2 की फील आती है। क्या मेरी बात क्लियर होगी? रिएजेंट क्लियर हो गई? कितने पॉइंट्स लिख लिए थे अपने यहाँ पे? 2 पॉइंट लिख लिए थे क्या? चलो आगे वाला पॉइंट में लिखो। E2 रिएक्शन के अंदर होता क्या है? एक TS जनरेट होती है, और TS के अंदर 5 एटम बच्चों एक ही प्लेन पे आ जाते हैं, है ना? कौन कौन से 5? O अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, ये सब। तो इस बात को लिख लो, इन E2 रिएक्शन ए एंटी पेरी प्लेनर TS इज मेड। ये मैंने क्या लिखा भाई? एंटी पेरी प्लेनर, ये सब क्या वर्ड लिखा है? इसका मीनिंग ये होता है कि जो वो 5 एटम थे, कौन कौन बच्चों? बेस का H का हटाना, और बीटा हाइड्रोजन, और बीटा कार्बन, और अल्फा कार्बन, और वो लिविंग ग्रुप, जो लिविंग ग्रुप यहाँ पे अपन X की बात कर रहे हैं, वो सभी के सभी पांचों के पांचों सेम प्लेन पे आ जाते हैं TS जब जनरेट होती है ना? तो एक साथ ये काम होता है इसलिए। और 4th नंबर पॉइंट के अंदर एक पॉइंट लिखने वाले हैं कि फॉर E2 रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है E2 की, कि ये कि जो बीटा H है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो बीटा H है और वो लिविंग ग्रुप है बिल्कुल एंटी पे होने चाहिए से, इस टाइप से। तो बेस आएगा, इस H को यहाँ से हटाएगा और पाई बॉन्ड यहाँ बन के लिविंग ग्रुप वहाँ से चला जाएगा। लेकिन अगर मान लो दोनों सेम साइड हुए तो फिर वो बेस भी नहीं आएगा और लिविंग ग्रुप भी नहीं जाएगा, नो E2। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, वो क्या कंडीशन है? वो कंडीशन ये है कि फॉर E2 रिएक्शन, क्या लिखना है आपको? फॉर E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन अगर आपको करानी है तो आपको बीटा H और लिविंग ग्रुप जो X है, X का मतलब लिविंग ग्रुप का होनी चाहिए, मस्ट प्रेजेंट एट एंटी पोजीशन, उल्टे होने चाहिए, वो एक साइड नहीं होने चाहिए, तो E2 हो सकती है, अदरवाइज वो E2 नहीं हो सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन बच्चों, है ना? 5th नंबर पॉइंट पे कोई कार्बोकेटाइन वगैरह बनेगा इसमें? नो, ओनली सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक बार में काम हो जाएगा, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, कोई कार्बोकेटाइन का बनना पॉसिबल नहीं है, और कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो नो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। जब बना ही नहीं तो रीअरेंजमेंट के चांस ही खत्म हो गए। सिर्फ क्या बनेंगे? बहुत सारे डबल बॉन्ड बन सकते हैं, और अगर बहुत सारे डबल बॉन्ड बनेंगे तो हो सकता है कि आपसे पूछा जाए मेजर कौन सा बनेगा, तो अकॉर्डिंग टू सेथजेफ अपन मेजर बनाएंगे। इट मीन्स फॉलो सेथजेफ रूल। ओके, 7th नंबर पे E2 रिएक्शन इज रीजियो सेलेक्टिव, इवन स्टीरियो सेलेक्टिव, even this reaction is stereo specific also,
अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट डू मीन बाय रेजियो सेलेक्टिव? ये जो मैंने 3 वर्ड लिखे ना, रेजियो सेलेक्टिव, स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक, क्या होता है ये E2 की बात नहीं है बच्चों, कोई भी रिएक्शन के लिए अपन बोल सकते हैं। तीनों वर्ड्स का मीनिंग समझ लो, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए? सेलेक्टिविटी इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट। अगर मैंने ऐसा बोला कि ये रिएक्शन सेलेक्टिव है, इसका मतलब मैं प्रोडक्ट की साइड बातें कर रहा हूँ। और अगर मैंने ऐसा बोला कि ये रिएक्शन स्पेसिफिक है, इसका मतलब मैं रिएक्टेंट की साइड बात कर रहा हूँ। इज इट क्लियर? सबसे पहला दिमाग में क्या आना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट क्या है? सेलेक्टिविटी इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट साइड, और स्पेसिफिसिटी इज रिलेटेड टू रिएक्टेंट। पहला काम है ये। इतनी बात ठीक है। अब करना क्या है कि मान लो रेजियो सेलेक्टिव का मतलब क्या? रेजियो का मतलब होता है बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमर। कौन से आइसोमर? स्ट्रक्चरल आइसोमर से बात चल रही है। और अगर मैंने बोला स्टीरियो सेलेक्टिव, तो स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब यह है कि स्टीरियो आइसोमर से बात चल रही है। स्टीरियो आइसोमर से। बताओ स्टीरियो आइसोमर कौन होते हैं? तो बोले स्टीरियो आइसोमर GI भी स्टीरियो आइसोमर है, ऑप्टिकल आइसोमर भी स्टीरियो आइसोमर है, उनकी बात चल रही है। ओके, क्या बोलेंगे भाई? अगर मान लो आपके पास 2 प्रोडक्ट मिले, 2 या 2 से ज़्यादा मिले, लेकिन वो 2 या 2 एक दूसरे के मान लो स्ट्रक्चरल आइसोमर है और वो एक ज़्यादा और एक कम मिला है, तो अपन क्या बोलेंगे? दिस रिएक्शन इज रेजियो सेलेक्टिव। और स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब लेट सपोज 2 और मोर देन 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन गए, है ना, कोई ऑप्टिकल आइसोमर बन गए, स्टीरियो आइसोमर बन गए कहने का मतलब। और वो ऐसे हुआ कि एक कम बना एक ज़्यादा बना, तो उस केस में अपन बोलेंगे दिस रिएक्शन इज स्टीरियो सेलेक्टिव। इट मीन्स व्हेन 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से ज़्यादा, मोर देन 2 structural isomer are formed in uneven amount। uneven amount का मतलब समझ गए बच्चों? uneven amount का मतलब कम ज़्यादा मात्रा में बनेंगे। अगर ऐसा हुआ तो उस केस में अपन बोलेंगे वो रेजियो सेलेक्टिव है। मेरे पास में व्हेन 2 और मोर देन 2 स्टीरियो आइसोमर आर फॉर्म्ड। फॉर्म का मतलब बनना, प्रोडक्ट की साइड, फॉर्म्ड एज ए प्रोडक्ट इन अनइवन अमाउंट, देन वी से दिस रिएक्शन इज रेजियो सेलेक्टिव। स्टीरियो सेलेक्टिव में क्या करोगे? बस व्हेन 2 और मोर देन 2 स्टीरियो आइसोमर, ये वाला बच्चों स्टीरियो आइसोमर है और ये वाला स्ट्रक्चरल आइसोमर है। क्लियर है ना? ये दोनों सेम मत लिख देना। आर फॉर्म्ड इन अनइवन अमाउंट, बाकी सेम आएगा बिल्कुल, यहाँ पे चेंज कर लो बस, ठीक है ना। अनइवन अमाउंट, देन दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज स्टीरियो सेलेक्टिव। अब एक वर्ड और आएगा, कौन सा? स्टीरियो के आगे क्या लगा दिया मैंने? स्पेसिफिक। इसमें रिएक्टेंट साइड, मतलब एक स्टीरियो आइसोमर तो रिएक्शन दे रहा है और एक स्टीरियो आइसोमर रिएक्शन हो सकता है दे ही ना, और अगर दे रहा है तो वो रिएक्शन कम दे रहा है, तो बोले अच्छा ऐसा है, तो फिर बोलेंगे दिस रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक। इट मीन्स व्हेन ऐसे लिख लो, आउट ऑफ 2 स्टीरियो आइसोमर गिव्स प्रोडक्ट इन अनइवन अमाउंट, देन वी से दिस रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक। इस टाइप से अपन बात करते हैं ना, कि जैसे तीनों के वर्ड मीनिंग है। अभी इनकी बात करेंगे, जब मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा ना तब अपन बात करेंगे इनकी, लेकिन अभी के लिए अपन को थोड़ा देखो आप। ओके, ये बात समझ में आ गई आपकी? अभी अपने साथ साथ है ना इनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या ये
चलो एग्जांपल करते हैं ना, E2 के करें। चलो स्टार्ट करो। जैसे आपको क्या करना है बच्चों, बीटा एच हटाओ, एल बस डबल बॉन्ड बनाओ, कोई कार्बोकेटाइन वाला लफड़ा नहीं है इसमें। तो इधर Cl लिखा हुआ है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस बच्चों ऐसे लिखे रहेंगे, ऐसे करके, है ना। एक तरीका तो ये हो सकता है लिखने का। और मान लो ऐसा नया लिखा रहे तो फिर ऐसे लिखा रहेगा। यहाँ पे सिंपल क्या लिखा रहेगा, एल्कोहलिक KOH, और गर्म करो तो बात एक ही है वो, है ना भाई, एल्कोहल होगा कोई, अपन को नहीं पता। या फिर मान लो ऐसा लिखा रहे, एल्कोहलिक KOH गर्म करो, मतलब E2 के सीन बना रहा है, ठीक है ना। चलो बना डालो, क्या करो, कार्बोकेटाइन नहीं बनाना है, बस ये कार्बन नहीं है कि अल्फा है, उसके पास वाले कार्बन सभी बीटा है। इधर डबल बॉन्ड बनाओ चाहे इधर बनाओ, एक ही बात है। तो ऐसे बना दिया। इसमें क्या करना है, बस यही कार्बन अल्फा है, उसके पास वाले सभी बीटा है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है बना लो। बनाया ऐसे, ऐसे बना दिया, बराबर है। इस रिएक्शन से ये बात प्रूफ हो रही है कि दिस रिएक्शन इज स्टीरियो सेलेक्टिव। कैसे प्रूफ हुई भाई, भाई ये जो डबल बॉन्ड है और ये जो डबल बॉन्ड है, ये वाली ये बताओ ज़्यादा बनेगी या कम, तो बोले ये वाली ज़्यादा, सेटजेफ। और ये वाली कौन सी बनेगी बच्चों, हॉफमैन। और ये एक दूसरे के है क्या, ये वाला कौन है, मेजर, और ये कौन होगा, माइनर, बराबर है। ये ज़्यादा बन रहा है, ये कम बन रहा है, और ये एक दूसरे के किस टाइप के आइसोमर होंगे, एक दूसरे के 1-इन 2-इन किस टाइप के होंगे, पोजिशन आइसोमर। और पोजिशन आइसोमर क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। और जब भी कोई रिएक्शन में स्ट्रक्चरल आइसोमर अगर अपन कम ज़्यादा बनेंगे तो इस टाइप की रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, रीजियो सेलेक्टिव है। ये क्या है, ये रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। तो इससे प्रूफ हो रहा है ना, E2 रिएक्शन के अंदर एक रीजियो सेलेक्टिव वाला काम होता है। ओके, इसमें बोलो हटाओ, हटाना नहीं है, मतलब एक साथ ही करना है सारा काम। एक डबल बॉन्ड बनेगा, इसमें बोलो रीअरेंजमेंट का कोई चांस नहीं है, बस इसीलिए तो ये इजी है। इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, दोनों साइड बन सकता है। ऐसे प्रोडक्ट बनाने में जल्दी जल्दी, और कुछ नहीं करना है इसमें ना। चलो मान लो ऐसा करके दे दूं तो बोलो ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। यहाँ पे एल्कोहलिक KOH लिखा हुआ है, गर्म करना है ना। तो देखो ऐसा कभी दे दे तो थोड़ा देख लो एक बार कि ये Me कहाँ है बच्चों, बाहर है ये। तो यहाँ पे अंदर कौन है, फिर यहाँ पे अंदर हाइड्रोजन है। ये Br कहाँ है, बाहर है, ये Br बाहर है। तो इसके अंदर कौन है, हाइड्रोजन होगा ऐसे, ये बात ठीक है। ये वाला कार्बन जिसके ऊपर हेलोजन लिखा हुआ वो कार्बन अल्फा है, उसके पास वाले सभी बीटा होंगे। लेकिन इधर वाले बीटा पे तो कोई सीन ही नहीं है, इधर पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है सर, तो इधर तो वैसे रिएक्शन नहीं होनी है ना। इधर थोड़ा बहुत देखते हैं, इधर एक हाइड्रोजन है, लेकिन वो बीटा हाइड्रोजन और ये लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, बिल्कुल एंटी पोजिशन पे होना चाहिए, तब E2 होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो बताओ क्या अभी E2 की सीन है, अब E2 हो जाएगी। तो Br कहाँ है बच्चों, बाहर है, ये हाइड्रोजन कहाँ है, अंदर है, तो बिल्कुल E2 हो सकती है और E2 हो जाएगी। H हट जाएगा, E हट जाएगा, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो बीच में जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो फिर बाहर और अंदर की कोई बात ही नहीं है फिर तो, है ना, क्योंकि वो तो sp3 कार्बन में होता है। ऐसे करके लिख दिया। अगर मान लो सेम ही एग्जाम्पल होता, बस मैं कोई ज़्यादा चेंज नहीं करता, बस इतना सा चेंज कर देता, मान लो कि यहाँ पे इस बार मैंने Me को नीचे ले लिया, बाकी यहाँ पे सब कुछ सेम, इधर भी Br बाहर है, यहाँ पे बच्चों Br बाहर है, यहाँ पे 2 मिथाइल लिखे हुए हैं। आपसे मैंने पूछता कि चलो ऐसा लिखा रहे तो एल्कोहलिक KOH लिखा हुआ है और गर्म करके दिखाओ तो क्या बनेगा।
आपके दिमाग में क्या आएगा कि चलो E2 कराते हैं, तो ये वाला कार्बन अल्फा है जहाँ Br कहाँ है बच्चों, बाहर है। इधर वाले पे तो सीन बन नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। इधर आए तो Me, अगर Me कहाँ है बच्चों, अंदर है, तो फिर हाइड्रोजन कहाँ होगा, हाइड्रोजन कहाँ होगा, ऐसे बाहर होगा, बराबर है। तो बोलेंगे Br भी बाहर, हाइड्रोजन भी, दोनों ही बाहर, तो बोलेंगे दोनों बाहर नहीं होने चाहिए, एक बाहर एक अंदर होना चाहिए था। एंटी पेरीप्लेनरिटी मेंटेन नहीं हुई, इसका मतलब ये रिएक्शन आपको ना चाहते हुए भी क्या बोलना पड़ेगा, नो रिएक्शन। क्यों बोलना पड़ेगा, आप बोलेंगे सर अटैक करवा देते हैं ना, इससे बढ़िया तो अटैक करा दे, तो SN2 तो कराओ। तो बोले SN2 क्यों नहीं कराएंगे, आपको तो शायद पता होनी चाहिए कि जब जब बीटा ब्रांचिंग बढ़ती है, बीटा ब्रांचिंग बढ़ने से SN1 की रेट तो बढ़ती है, लेकिन SN2 की रेट इतनी कम हो जाती है कि वो कभी करवाता नहीं है। नियोपेंटाइल आपको याद होना चाहिए जो SN1 देता है, जैसे इसी के पास में लिख देता हूँ, ये वाला यहाँ पे एल्कोहलिक KOH मान लो लिख रखा है ना, चाहे गर्म कर रहा होगा, तो ये वाला कार्बन अल्फा है, उसके पास वाला ही बीटा है। तो बीटा पे जब हाइड्रोजन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन नहीं है तो फिर E2 कराओ कैसे, क्योंकि अपनी कोई शिफ्टिंग अलाउ तो है नहीं, बीटा हाइड्रोजन है तो E2 होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और वो हाइड्रोजन होनी कहाँ होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। ओके, तो बोले है ही नहीं, तो बोलेंगे नो E2। अब बोले इस अटैक करा दो, तो बोले ये नियोपेंटाइल है, नियोपेंटाइल है, यहाँ पे बीटा ब्रांचिंग बढ़ी, इसी वजह से उस पर अटैक होने नहीं देगा, हिंड्रेंस बहुत बढ़ जाता है। ओनली SN1 वाले काम कर सकता था ये, लेकिन ये नहीं करेगा, नो रिएक्शन लिखना पड़ेगा मुझे, कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगी, अटैक हुआ नहीं, E2 हुई नहीं। क्लियर है, नोट डाउन करो। हेलो बच्चों, देखो ये कुछ क्वेश्चंस है E2 के एग्जांपल के, और इनको ट्राई करो ना, इसी टाइप के आते हैं नॉर्मली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। ये 9th नंबर में मैंने आपको 2 लिखे हैं ताकि आप समझ पाओ। एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराई गई, ये Br कहाँ है बच्चों, Br बाहर है, तो उसके पास वाले दोनों कार्बन क्या होंगे, बीटा हाइड्रोजन। देखो ये भी बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन दिखाई नहीं है, लेकिन होगी तो सही ना, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कहाँ होगी, नीचे होगी ऐसे, ठीक है, एंटी पोजिशन पे होने चाहिए, तो उनमें एलिमिनेशन हो जाएगा। अब इसके पास दोनों मौके हैं, वो इधर भी डबल बॉन्ड बना सकता है और इधर भी बना सकता है ना, उसके पास चॉइस है, तो वो दोनों डबल बॉन्ड उसने बनाए। लेकिन अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो बोले कौन सा ज़्यादा स्टेबल बनाना चाहोगे, तो बोले इधर वाला डबल बॉन्ड बनाना चाहेंगे। अगर बात की जाए स्टेबिलिटी की, तो इधर वाला डबल बॉन्ड सर बनेगा, क्योंकि अगर आपने इधर वाला डबल बॉन्ड बनाया, इधर वाला डबल बॉन्ड बनाया, तो वो तो क्यों बनाना चाहेगा, है ना, क्योंकि ये ऐसा रहेगा और वो इधर डबल बॉन्ड आया मान लो, तो कौन सी एल्किन स्टेबल ज़्यादा, इसमें सर अल्फा H ज़्यादा, इसलिए स्टेबल ज़्यादा, है ना। इसका वाला ये एल्किन कौन सी है, सेतजेफ एल्किन है। उसके नीचे लिखे हुए में क्या करना है, Br कहाँ है बच्चों, नीचे, तो उसे हाइड्रोजन कहाँ चाहिए, ऊपर। इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ है, नीचे, तो यहाँ हाइड्रोजन नीचे, Br नीचे, तो बोलिए तो भाई यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, मतलब कौन है, Me कार्बन है ना, तो बोले यहाँ वाला तो हाइड्रोजन वो नहीं निकाल सकता, इधर तो डबल बॉन्ड बनाने की उसकी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अब अगर इधर बात की जाए, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि सर यहाँ हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ नीचे है, तो यहाँ पे तो मैंने एक ही लिखा है बच्चों, एक मैंने लिखा नहीं, तो डेफिनेट सी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे ना, CH2 ही तो है ये, तो आप थोड़ा, आप कई बार आइडिया लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है जो कि बाहर है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो सकते हैं, केवल एक ही चांस है। आपके पास चॉइस नहीं है कि आप चाहो जो डबल बॉन्ड बना लो, आप सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड बना सकते हो, ये कौन सा, इधर वाला। तो आपको बोला जाए दोनों में रेट किसकी ज़्यादा, तो E2 रिएक्शन पढ़ रहे हो तो E2 में एल्कीन जनरेट होती है, मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनेगी, तो उसकी डेफिनेटली क्या होगी बच्चों, रेट ज़्यादा होगी। तो रेट ज़्यादा होगी तो ऊपर वाले में स्टेबल बनी या नीचे वाले में, तो सर इसमें सेतजेफ एल्कीन बनी सी बहुत सही तरीके की, इसलिए R1 ग्रेटर देन R2। ऐसे कई बार रेट पूछ लेता है, जैसे इसका बताओ, ये वाला कार्बन अल्फा, उसके पास वाले बीटा, सब एक जैसे हैं, तो एक ही बात होगी, तो बोले डबल बॉन्ड बना दिए ऐसे करके, ये बन जाएगा, इसका आंसर ये आएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऐसा डबल बॉन्ड बन जाएगा, इसमें ऐसा बन जाएगा। एल्कीन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपन रेट डिसाइड कर लेंगे ना, तो इसमें एल्कीन में अल्फा H ज़्यादा, इसमें थोड़े कम, इसमें तो अल्फा H 0 है, इट मीन्स रेट का भी ऑर्डर क्या आ जाएगा, R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। इस टाइप से अपन रेट डिसाइड कर सकते हैं। जैसे हाँ, इसकी बात करें अगर मान लो रेट 1 रेट 2, मान लो ये 1 2 3 4, आपको E2 की रेट पूछ ले, मान लो रेट ऑफ E2 पूछ ले, तो पर कैसे करोगे,
तो डबल बॉन्ड की बात करें तो ये बेंजीन का कभी Br मत हटा देना, डबल बॉन्ड बनाओगे कहाँ पे, मेरे बात समझ में आई। इसका मतलब नो E2, कभी बेंजीन के लिखा हुआ हेलोजन ना तो कभी बच्चों E2 देता है, ना कभी E1 देता है, ना कभी SN1 देता है, और ना ही कभी SN2 देता है। ये उसका फंडा है, क्लियर है। ओके, तो बोलेंगे सेकंड वाले को तो सबसे पीछे लिख दो सर, सेकंड वाला तो कोई काम का ही नहीं है। उसके बाद में अगर इधर हटाया तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, इसका हटाया तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, इसका हटाया तो डबल बॉन्ड इधर आएगा। डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा, E2 की रेट फास्ट, क्योंकि उसमें एल्कीन ही तो जनरेट होते हैं। फर्स्ट वाला बेंजीन बन गया, उसे एरोमेटिसिटी मिली और एरोमेटिसिटी से बहुत फास्ट रिएक्शन होगी। उसके बाद में सर थर्ड वाला और सबसे इधर फोर्थ वाला और सेकंड वाले का अस्तित्व खत्म है। इसमें बोलना तो बोले इसमें तो सर कोई चेंज नहीं है, ये बीटा पे और इधर सर बीटा पे, यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेंगे और इधर डी निकलेगा। तो H फास्ट निकाल पाएगा बेस या फिर D फास्ट निकाल पाएगा? कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड मजबूत होता है या कार्बन और D का? तो कार्बन और D का, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए उसको D को निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू H के निकालने से। इसका मतलब इसकी रेट ज़्यादा, फर्स्ट वन की E2 कराने की रेट ज़्यादा होगी, इधर डबल बॉन्ड फास्ट बनेगा। ये मैंने रेट का ऑर्डर लिख दिया बच्चों, क्या बात ठीक है। इसकी बात की जाए तो आपको मान लो और कैसे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है E2 में, एक इस टाइप का आ सकता है कि आपसे एल्कीन पूछ लेगा, कितनी बनेगी टोटल बता दो नंबर, तो बोलेंगे सिस ट्रांस अगर कोई कर रहा है तो उसे भी काउंट कर लेना बच्चों। जैसे ये अल्फा है, एक पॉसिबिलिटी, और कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है? एक ही हो सकती है, दो ही हो सकती है। दोनों में से कोई डबल बॉन्ड Gi वगैरह शो कर रहा है, ये उसमें नहीं कर रहा ना, ये भी नहीं कर रहा। देखो इधर सेम ग्रुप लिखा हुआ है ना, और इसमें तो है ही नहीं, तो बोलेंगे 2, आंसर इज 2। इसमें बोलना बच्चों तो ये कार्बन अल्फा है, तो इधर इधर ऐसे 3 टाइप की बन सकती है। देखो इधर अगर बनाया तो ये बन सकती है, ऊपर डबल बॉन्ड बनाता तो ये हो सकती थी, और इधर डबल बॉन्ड बनाता तो ये हो सकता था, है ना। कोई बताओ डबल बॉन्ड Gi शो तो नहीं कर रहा है क्या? ये डबल बॉन्ड कर रहा है बच्चों, समझ में आ गया, क्योंकि इधर एक हाइड्रोजन है, इधर CH3 अलग है, इधर CH3 अलग है, ये ग्रुप अलग है, तो इसमें सिस ट्रांस 2 होंगी, तो 2 काउंट करने पड़ेंगे आपको। इस डबल बॉन्ड की क्या कहानी है, तो इसमें भी यही सीन है, इसमें भी Gi शो कर रहा है, तो इसको भी 2 काउंट करने पड़ेंगे। यहाँ पे बच्चों हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है, सिस ट्रांस नहीं होंगे, तो इसमें एक ही होगा, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने जनरेट करेंगे? 5 करेंगे अपन, ठीक है ना, 5। और जो मैंने ये 15 नंबर लिखा हुआ है ना, 15, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे मान लो, बाकी अपन अब कल देखेंगे ना। ये क्या करना है आपको, ये बताना बस, E2 के प्रोडक्ट बताने, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ये समझ में आ गया बात। 50 नंबर मैंने क्या लिखा हुआ है, 50 नंबर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे ऐसे Br लिखा हुआ है, एक इधर यहाँ पे Br और ऐसे करके लिख रखा है मैंने, है ना। और यहाँ पे मैंने क्या पूछा है आपको, कोई एल्कोहलिक KOH दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ E2 प्रोडक्ट, कितने टाइप की एल्कीन बन सकती है, और अगर कोई एल्कीन सिस ट्रांस करे तो उसको गिनना बच्चों, छोड़ मत देना, क्लियर है, वो आपका आंसर होगा। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, और इसे ही अपन क्या बोलेंगे 50 नंबर एग्जाम्पल को क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।